बता मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 1 पॉइंट एजेंडा के हवाले से बात करेंगे जो कि हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस के हवाले से है। आज वज़ीर ख़जाना उन्होंने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की है जो कि पिछले साल की है और पिछले साल के दौरान ज़ाहिर है इसमें जो PDM 1.0 उसका टेन्योर भी शामिल है और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत का टेन्योर जो कि मुस्लिम लीग नून के ही एक नामजद करदा शख्सियत थे और फिर शहबाज शरीफ 2.0 या PDM 2.0 का टेन्योर भी इसमें शामिल है। तो हुकूमत की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का ही अगर जायज़ा लिया जाए तो हालात कुछ इतने अच्छे नहीं लगते। पिछले एक साल के दौरान इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी हुकूमत की नहीं लगती। चंद फिगर्स हैं जो बेहतर हुई हैं लेकिन जो GDP है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके फिगर्स बहुत मिनिमल रहे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हुआ, 8.1% का उसमें इजाफा हुआ जो कि एक अच्छा फिगर है। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। इस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत मिनिमल 2.1% का इजाफा हुआ है जो कि तकरीबन ना होने के बराबर है। एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ये एक अच्छा फैक्टर है पिछले एक साल का। रुपी की कदर में जो है रुपी वैल्यू में एक स्टेबिलिटी आई है जो कि बेहतर है, लेकिन अभी भी रुपी वैल्यू में बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है इन कंपैरिजन टू द डॉलर रेट। 370 पे डॉलर स्टैंड करता था, अब 270 पे सिर्फ 100 रुपए का इसमें फ़र्क आया है जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कुछ खास बेहतर नहीं है। इससे भी रिड्यूस होना चाहिए डॉलर का रेट। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो अभी कल ही स्टेट बैंक ने कम किया है सिर्फ 1500 बेसिस पॉइंट्स, वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। 20% अभी भी जो शरह सूद है वो बरकरार है जो कि कारोबार के लिए मनफी है, कोई बहुत प्रॉमिसिंग नहीं है। तो बहरहाल अगर इकोनॉमिक सर्वे का इन टोटलिटी जायज़ा लिया जाए तो पिछले एक साल की हुकूमत की कारकर्दगी कोई बहुत अच्छी नहीं लगती। हालात ज़रा से बेहतर हुए हैं, ज़रा से संभलने शुरू हुए हैं इन चंद एक महीनों में। 3-4 महीनों के टेन्योर की अगर बात की जाए, लेकिन क्या ये 3-4 महीनों का टेन्योर इतना प्रॉमिसिंग हो सकता है कि इनकी बेसिस पे प्रोजेक्शन की जाए कि अगला जो माली साल होगा, अगला जो हुकूमत की कारकर्दगी का साल होगा बहुत अच्छा होगा। कल हुकूमत बजट भी पेश करने जा रही है, तो पिछले एक साल की कारकर्दगी या पिछले चंद महीनों की इसी हुकूमत की परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है, क्या एनालाइज किया जा सकता है कि कल का बजट कैसा होगा, अवाम दोस्त होगा या IMF का बजट होगा, अवाम को मज़ीद कितना रिलीफ मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी या कम होगी, बेरोज़गारी लोगों को नौकरी मिलेगी कि नहीं, तालीम मिलेगी कि नहीं, सेहत मिलेगी कि नहीं। इन सारे मामलात पे बात करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक साहब जो कि आज इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करने में भी शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। आपने आज इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट भी प्रेजेंट की है, तो जो इकनॉमिक फिगर्स हैं ओवरऑल वो कोई बहुत अच्छे नहीं लगते क्योंकि पिछले एक साल जिसमें PDM 1.0 और उसके बाद PDM 2.0 कह दिया जाए या शहबाज शरीफ 2.0 उनका टेन्योर भी शामिल था, वो चंद एक महीने भी उसमें शामिल हैं। तो इनको अगर इंक्लूड कर लिया जाए कोई बहुत अच्छी फिगर, कोई बहुत अच्छी प्रॉमिसिंग पिक्चर नज़र नहीं आती पिछले एक साल की कारकर्दगी। GDP स्टैंड की आपकी 3.8 पे बहुत बेहतर होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही आप पे एतराज़ है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम इसमें स्टैंड की है। सरमायाकारी थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन इसमें मज़ीद बढ़ने का जो है वो चांस था, हो सकता था। इंटरेस्ट रेट अभी भी आपका 1500 बेसिस पॉइंट्स है, 20% तक कौन कारोबार करेगा, अभी भी शरह सूद बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों को पिछले एक साल की कारकर्दगी को सामने रखते हुए जो कल का बजट आप देना है, जो अगले एक साल की परफॉर्मेंस आपने देनी है, किस तरह से पॉजिटिव प्रोजेक्शन की जा सकती है, ये तो मुश्किल लगता है। देखें जहीदा साहिबा, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा, हमने तो कभी भी क्लेम नहीं किया कि दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो गई हैं, पर यकीनन बेहतरी की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद होगी। पर मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि मुझे बताएं क्या हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि बदतरी की तरफ जा रहे हैं? अच्छा। और अगर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो आज का जब ये सर्वे रिलीज हुआ था मैंने वहां पे भी बात की थी कि हमें इस जर्नी को आगे लेके चलना है ताकि जो सियासी और माशी इस्तेहकाम
सियासी तो खैर नहीं, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ लोग समझते हैं कि वो रियासत से बढ़ के हैं, पर माशी इस्तेहकाम जो हमें यहाँ पे जड़ पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको अगर हमने परमानेंस देनी है, अगर हमने उसको एंकर देना है, तो क्या हमें इसी रास्ते के ऊपर आगे नहीं चलना होगा? तो क्या जो रास्ता शहबाज शरीफ साहब 2.0 जिसका आप कह रही हैं, उसने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जो मार्केट में जिसके ऊपर अपना इत्मीनान जाहिर करने की यहाँ पे आपको बेपनाह मिसालें दी हैं, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट, करेंसी की स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट और महंगाई का कम होना, इन्वेस्टमेंट्स का रुझान आपकी तरफ होना, चाइना से लोगों का आना, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान आना, यूएई से पाकिस्तान आना। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि इस टीम को मौका दें। ये वो टीम है जिसने रियासत को मजबूत करने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान पहले भी किया था, और इंशाअल्लाह ताला एक दफा फिर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भरपूर अंदाज में काम जारी रखें। बड़ी जज्बाती गुफ्तगू आपने की है, बीच में कहीं कहीं फैक्ट्स भी आपने पुट इन किए हैं, ये वो जज्बाती गुफ्तगू है जो पाकिस्तानी कौम को बड़ी भाती है। लेकिन बहरहाल इस सवाल का भी जरा जवाब दीजिए। आपने कहा कि कल का बजट आने दें, उसकी बुनियाद पर बेस करेगा, लेकिन कल के बजट के हवाले से अपोजिशन की तो रिजर्वेशन, उनके कंसर्न्स अपनी जगह, आपके जो अपने इत्तेहादी हैं, जो आपके कोलिशन पार्टनर्स हैं, जो आपके एलाइज हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें बिल्कुल आपने डांट में रखा हुआ है, हमें तो आपने एतमाद में ही नहीं लिया। पीपल्स पार्टी फॉर दैट सेक वो कह रही है कि जी आपने हमें एतमाद में ही नहीं लिया। तो ये किस किस्म का बजट आप प्रेजेंट कर रहे हैं? आपकी आज सीएम केपी से भी मुलाकात हुई है, अगर आप अपने इत्तेहादियों को साथ नहीं ले सकते तो अपोजिशन को साथ लेके कैसे चलेंगे? देखें, गुजारिश इस तरह से है कि लोग ये सियासी तौर पे अपना लोगों के आगे इमेज देने के लिए जो मर्जी स्क्रीन के सामने गुफ्तगू करें। मैं आपको सिर्फ चंद हकाइक पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से बड़ी क्लियर हमें ये एडवाइस है, और आज जो मैं सीएम केपीके को मिला था वो उनकी हिदायत के ऊपर ही मिला था, और इसलिए कि उनके जो अपने सूबे के जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, चाहे वो तवानाई के शोबे के हों, चाहे वो टोबैको सेक्टर के अंदर जो मसाइल हैं उनके ऊपर हो, या और भी कोई मसाइल हो, तो उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था किसी की जात अगर आपकी रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाती है या उसको कोई उसको तकलीफ ठेस देती है, उसको पीछे करके आप आगे बढ़ें और उनके साथ वो मसाइल हल करने की कोशिश करें। तो हमने इसी स्पिरिट के अंदर केपीके के भी हम तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस करेंगे। और जहाँ पे पीपल्स पार्टी की आप बात करिए, खुर्शीद शाह साहब ने वो बिल्कुल बयान किया है, पर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि स्पीकर अयाज सादिक साहब के चेंबर के ऊपर 2 से 3 कंसल्टेशन, जिसके अंदर पूरा माशी प्लान और रोड मैप जो आगे आपने इम्प्लीमेंट करना है, शहरी रहमान साहिबा की क़यादत के अंदर, सलीम मांडवी वाला साहब की क़यादत के अंदर, नवीद कमर साहब की क़यादत के अंदर, वहाँ पे वो आपको उनको सारे के सारे जो माशी हकीकतें हैं उनसे आगाह कर चुके हैं, और वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि आपको आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रहते हुए इस मईशत को आगे लेके चलना है, आपने गरीब लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, आपने अमीर के ऊपर टैक्स देना है, और ये अपनी मईशत को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना है। तो मुझे नहीं पता कि सियासी तौर पे टीवी के आगे आके किसने क्या बयान दिया, पर मैंने आपको हकायक दिए। हम रियासत के मफाद के लिए, हमारे कोई हरीफ हो या हमारे इत्तेहादी हों, हम उनके साथ भरपूर अंदाज में चलेंगे। ये शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का क्लियर कट डायरेक्शन है। हमने पाकिस्तान को इस माशी जो ये दलदल के अंदर फंसा हुआ है उससे निकाल के एक देरपा और एक पायदार तरक्की की तरफ लेके जाना है, और हम उसके लिए हर काम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला बजट में आपको वो झलक नजर आएगी। ठीक है, ये जो आपने आखिरी बात की है, इसी हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगी अपना अगला, और वो ये कि आप लोग कल के जो प्रपोज्ड बजट है, खबर आ रही है कि उसमें जीएसटी बढ़ाने जा रहे हैं। तो जीएसटी अगर आप बढ़ाएंगे तो जो आम जो एक गरीब आदमी की, मतवसत तबके के आदमी के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो जो आप अभी हालिया महंगाई में कमी का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं वो बिल्कुल निल हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना चाह रहे हैं आप लोग, जीएसटी कल के बजट में बढ़ाने जा रहे हैं? और दूसरा जो तनख्वाहदार तबका है, सैलरीड क्लास है, उसके ऊपर टैक्स की स्लैब बढ़ाए जाने के भी इत्तलात हैं। तो आप उसी तबके को मज़ीद पीस देंगे, उसको मज़ीद आप प्रॉब्लमेटिक कर देंगे ज़िंदगी उसके लिए? कल क्या करने जा रहे हैं आप लोग कल के बजट में? देखें, पहली बात तो ये है कि आईएमएफ कोई विलन नहीं है। हमारी जो अपनी माशी सूरत हाल है उसके अंदर जो इस्लाहात में शिराकतदारी हमने आईएमएफ के साथ करते हुए इस निज़ाम को आगे लेके जाना है, हमें इस माशी हकीकत को मेरे ख्याल से तस्लीम कर लेना चाहिए। अब जो आपने बातें की जो बजट के सिलसिले में, मैं उसकी भी गुजारिश करूंगा
एक दिन इंतजार कर लें, कल इंशाल्लाह ताला जब ठीक। आपका प्रोग्राम हो रहा होगा तो बजट के सारी चीजें आपके सामने आ चुकी होंगी। ठीक। पर मैं आपको वो असूल जिसके Right. बेसिस के ऊपर हमने IMF से भी एंगेज किया है और बजट को कंक्लूड किया, मैं ठीक। आपके सामने पेश कर देता हूँ और उसके अंदर शायद आपको अपना जवाब मिल जाए। वो ये है, शहबाज शरीफ साहब की क्लियर कट हदायत थी, गरीब आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं और उनके ऊपर ऐसे इकदाम जो उनके ऊपर बोझ बहुत एक बड़े अंदाज के अंदर उनके ऊपर बढ़ाएं, हमने उनके सामने बंद बांध रहे हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अच्छा। हमने तनख्वाहदार तबके को जिस हद तक हो सकेगा इस बजट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करनी है, ये दूसरा असूल है। तीसरी बात ये है कि हमने सारी आमदनियों को हमने यकसा ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है, ताकि गरीदा फारूकी साहिबा अगर 20 लाख रुपए लेती हैं तो उनको अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स के अंदर हिस्सा डालना चाहिए, और अगर मेरे जैसा कोई गरीब आदमी 2 लाख रुपए लेता है तो उसको उसके मुताबिक उसके ऊपर टैक्स का बोझ होना चाहिए। और इसी तरह सारे शोबे जो बाकी हमारे मईशत के हैं उनके ऊपर भी एक रीजनेबल उनको अपना शेयर और बर्डन कैरी करना चाहिए, दूसरा असूल। तीसरा ये है कि हमने मईशत को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना है और हमने जो कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, कॉस्ट ऑफ नॉट बीइंग इन द डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, इसको बढ़ाना है और इंशाल्लाह ताला लोगों को कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के साथ आपकी ठीक। डॉक्यूमेंटेड फोल्ड के अंदर ला के एक सस्टेनेबल फुटिंग के ऊपर मईशत को आगे लेके चलना, दिस इज द डायरेक्शन जिसके अंदर आप इंशाल्लाह ताला कल औरंगजेब साहब जब अपनी तकरीर करेंगे आप उनकी बजटरी स्पीच को मेरे ख्याल से हाई मार्क्स जरूर देंगे। ठीक है, लेट्स सी, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। कल देखते हैं कि कल का बजट आप किस तरह प्रेजेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस अली परवेज मलिक साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। कल का बजट कैसा होगा, पिछले एक साल की मुआशी कारकर्दगी कैसी रही, अपोजिशन इस पे क्या कहती है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस पे क्या कहती है, हुकूमत के अपने एलाइज पीपल्स पार्टी इस पे क्या कहती है, उनका जरा मौक़िफ़ शामिल करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो कि आज हुकूमत ने प्रेजेंट की है, पिछले एक साल की मुआशी कारकर्दगी कैसी रही इस पे बात करेंगे। और कल बजट पेश करने जा रही है शहबाज शरीफ 2.0 वाली हुकूमत, अपना पहला बजट। सो कल का बजट कैसे होगा और उसके बाद आगे वाले माली साल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इसी पर ज़रा बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो PMLN के एलाइज हैं और बड़ा सख्त शिकवा रखते हैं बजट के हवाले से। पीपल्स पार्टी से शामिल हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, सिंध में वजीर हैं फॉर तवानाई एंड प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नासिर हुसैन शाह साहब। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपोजिशन में है, अपोजिशन की दबंग सबसे बड़ी पार्टी है। सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं रियाज फतियाना साहब, वो मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून की भी नुमाइंदगी करेंगे। मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी हैं राना एहसान अफजल साहब। आपको रियाज फतियाना साहब आज का इकनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट कैसी लगी? क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग पिक्चर नहीं थी पिछले एक साल की, लेकिन पिछले 3-4 महीनों की इवैल्यूएशन की जाए तो अच्छी इकनॉमिक प्रोजेक्शन नज़र आ रही है। कल के बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है आपको हुकूमत से? देखिए, इकनॉमिक सर्वे पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है कोई इतनी बेहतर भी नहीं है। वो तो पूरी वर्ल्ड इकॉनमी में देखें, ऑयल की कीमतें नीचे आई हैं। जी, जब ऑयल की कीमतें नीचे आती हैं उसका असर पड़ता है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी इकॉनमी पर। जी, लेकिन उस दूसरी तरफ आप देखें, ज़रायत हमारे रीढ़ की हड्डी है जी, और उसमें गंदम growth की खरीदारी ना करके यूक्रेन की गंदी गंदम खरीद को जानवर खाने को तैयार नहीं है। जो उसकी गंदम खाता है वो आटा लेकर बीमार हो जाता है, उसको फूड पॉइजनिंग शुरू हो जाती है। और उससे पंजाब में काश्तकार बिल्कुल तबाह हो गया, पहले गंदम की फसल से, उसके बाद गंदम का स्कैंडल आपकी हुकूमत में भी आया उसके बाद मुंजी जो है वो नहीं बिक रही, आगे मकई की कीमतें नीचे गिर गई हैं, आगे कपास की गिरेंगी, तो काश्तकार तो था ही गुस्से में है। इस वक्त सच्ची बात है, आपकी छोटा फार्मर तबाह हो रहा है इस वक्त, ज़री मैशत बिल्कुल कोलैप्स होकर रह गई है। और बाकी महंगाई तो आपके सामने, बिजली रोज़ ऊपर चली जा रही है, और तो कोई इतने खुश आयंद। लेकिन वो कहते हैं कि फूड इन्फ्लेशन तो कम हुई है ना, 11% पे आ गई। वो इसलिए कि लोगों के पास कुव्वत खरीद खत्म होती जा रही है। जो आदमी, अच्छा, लोग खरीद नहीं रहे इसलिए आप कह रहे हैं कि फूड मैं इन्फ्लेशन कहता हूँ, एक मुझे दुकानदार बता रहा था कि जो गाहक 10 किलो आटा और कोई 5 किलो घी लेता था, अब वो आ गया है 2 किलो आटा और आधा किलो घी। यानी कि वो बंदा वही है, ख़ानदान वही है, लोग वही हैं। हाँ, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि आटे की कीमतें कम हुई हैं। इसलिए कि आटे की कीमतें इसलिए कम हुई हैं कि जो चक्की का आटा लोग घरों में, गंदम सस्ती मिल रही है। जब गंदम सस्ती मिल रही है तो चक्की से बनवा रहे हैं, जो फ्लोर मिल्क आटा लोग खाने से, ये आप एडमिट कर रहे हैं कि गंदम सस्ती हुई है। यूक्रेन की गंदम खा के बीमार होना लोगों ने, इसलिए आटा को लेने को तैयार नहीं है, मजबूरन वो औने पौने
अपनी जो प्रॉफिट रेशो कम कर दिया, मालकान गंदम निकालें किस तरह यूक्रेन की, ठीक। इस वजह से मसनूई ये रायत कमी मतलब है। आप लोग अपोजिशन वाला किरदार अदा करेंगे, किसी सूरत हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं होंगे आप? नहीं, अगर अच्छा काम करे तो हम उसको तहसीन की निगाह से देखेंगे, लेकिन इनसे तवक्को नहीं है कि अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये सारी नालायक टीम इकट्ठी हो गई है ये और या जो कुछ भी है ये डंग टपाओ है और ये टोटली डिपेंडेंट हैं बाकी लोगों पर। हाँ। खुद कुछ करके राजी नहीं है, ना करना चाहते हैं। और, हाँ। और बाकी लोगों किन पे? पीपल्स पार्टी वालों पे डिपेंडेंट है? किस पे निजी महफिलों में कहते हैं हमें कोई करने नहीं दे रहा, हमारे पास अख्तियार नहीं है। अच्छा। और ये नहीं बताते कि किसके पास अख्तियार है, फिर चुप कर जाते हैं। नून लीग वाले प्राइवेट गैदरिंग्स में ये बातें कर रहे हैं निजी महफिलों में कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार ही नहीं है, हम तो पर वजीर मर्जी का नहीं बना सकते, हमारे कहने पे अफसरों की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं होती। अच्छा। तो असम्बली में बबर शेर बन के खड़े होते हैं और बाहर बैठे भीगी बिल्ली बनी होते हैं और वो सारा बोझ डाल देते हैं इर्द गिर्द इदारों पर। हाँ। तो मेरा ख्याल अब इदारों को भी सोचना होगा कि किस बोझ को लेकर चल रहे हैं जिसकी उनको अपनी बदनामी हो रही है। ये तो पीटीआई वाली सिचुएशन बन गई है। आप इसका क्या मतलब है कि नून लीग के साथ वही सिचुएशन बन गई है जो पीटीआई के साथ हो गई थी एक वक्त में। लेकिन थोड़ा सा मैं नासिर हुसैन शाह साहब, आपने बातें बड़ी मज़ेदार की हैं। शाह साहब, एक तो पीपल्स पार्टी को भी शिकवा है, आप लोगों का शिकवा क्या नून ने दूर कर दिया? अली परवेज़ मलिक साहब थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में थे, वो कहते जी अयाज सादिक साहब ने मना लिया है, आपकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी चल रहा था अभी कौमी असम्बली में, तो बजट पर आप लोगों को शहबाज शरीफ से शिकवे हैं, आपको एतमाद में वाकई नहीं लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, बजट पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात बिल्कुल हैं। अच्छा। लेकिन मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि इसमें हम कोई इस तरह की नहीं करना चाहते कोई भी बात जो सूरत हाल ख़राब हो जाए, कोई ब्लैक मेलिंग का अंसर नज़र आए। हालांकि जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है वो डिपेंडेबल है और जाहिर है उसका बजट इसी पे पास होगा अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करे। लेकिन मुल्क की बेहतरी के लिए, पार्लियामेंट के इस्तेकाम के लिए हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ात अपने ज़रूर जाहिर भी करेंगे, उनको पॉइंट आउट भी करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि हम कोई डीस्टेबलाइज करें गवर्नमेंट को ना इस नुक्ते पे। अच्छा, नहीं तो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया, आपको बताया नहीं गया? जी, एक तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ात जो है सबसे बड़ा वो फैक्ट्स और फिगर हैं जो पीएसडीपी में मौजूद हैं, और जो एक गवर्नमेंट थी इंतहाई नाअहल गवर्नमेंट थी 2018 से ऑनवर्ड, उन्होंने जो हालात किए और ख़ास तौर पर सिंध को टारगेट किया। मैं आपको एक फिगर्स दे रहा हूँ कि 2018 से 2023 तक जो बजट है वफाकी गवर्नमेंट का और जो उसका पीएसडीपी में जो एक तो कह दिया जाता है ना बड़े आम से और सबके जहनों में है कि जी अब तो 18वीं तरमीम, एनएफसी, अब जी ये सूबे खुद जाने। ठीक। लेकिन सूबे ज़रूर खुद जाने, लेकिन जब वो सूबे देखते हैं कि जो वो वफाक की बुक है उसमें जब फिगर्स आते हैं, तो अगर उसमें मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ जी बताइए। 5 साल गुजरे या 4 साल जो थे कि पंजाब में जो है 387 बिलियन उसमें दिए गए इन सालों में, और केपी को 131 बिलियन, बलूचिस्तान को 150 प्लस कुछ बिलियन, सिंध को जिसको कहा जाता है जी वो पोर्ट सिटी है, वहाँ पे पाकिस्तान की मईशत में 60% 70% हिस्सा है कराची का, और जाहिर है वो हमारे सूबे में है, उसके लिए सिर्फ 66 बिलियन की स्कीमें। ठीक। और उसमें भी आपको बहुत हैरत होगी कि उसमें जो रिलीजेस हमें दी गई वो इससे भी कम। तो पहले तो हमारा ये रहा सिलसिला, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की, सीएम साहब ने या हमारी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से या जब भी मीटिंग्स हुई कि पहले तो हमें जो अजाला किया जाए जो इतने सालों का हमने फेस किया, और जिसमें उस वक्त के मोहतरम जो थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने तो साफ कह दिया था कि सिंध हमारा है ही नहीं। अच्छा, इमरान खान की बात कर रहे हैं ना, यहाँ नहीं है। ठीक, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि जब उनको तो अभी शहबाज शरीफ ने भी आपके ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं माने, आपके मुतालबात नहीं माने।
जी हमें बहुत पुरुमीद है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इस बात में ज़रूर इस बात का अजाला भी करेंगे और आइंदा ख्याल भी रखेंगे। लेकिन हालात जो हैं हम समझते हैं फाइनेंशियल क्रंच है। दूसरी एक बात, रियाज फताना साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। इन्होंने जो गंदम के स्कैंडल की बात की तो मुझे तो एकदम से याद आ गया कि पीटीआई की गवर्नमेंट में क्या हुआ था। पीटीआई की गवर्नमेंट में ये हुआ था गरीदा साहिबा कि जो हमारे पास गंदम थी उसको सब्सिडी दे के डॉलर्स में सब्सिडी दे के उसको एक्सपोर्ट किया गया और बाद में कुछ ही माह के बाद महंगी गंदम को इंपोर्ट किया गया। यही खैर से यूक्रेन से गंदम मंगाई गई। और ये गंदम का नहीं, सिर्फ ये चीनी का भी मामला हुआ था पीटीआई के दौर में। जी बिल्कुल। और ये जो इशू है गंदम का इस दफा ये बहुत सीरियस है। इसमें रियाज साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा किसान या जमींदार या जो भी फार्मर है वो बहुत तकलीफ में है कि उसको खाद बड़ी महंगी मिली, ऑयल के प्राइसेस महंगे हैं, लेकिन आपकी जिस हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं नून लीग वाले, वो तो कहते हैं जी हमने गंदम का ये वाला मामला करके कम से कम अवाम के लिए आटा तो सस्ता कर दिया है। वो कहते हैं जी लुक एट द ब्राइटर पिक्चर, बर्न्ड टोस्ट थ्योरी। मैं आपको अर्ज करूं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया जिसकी इंक्वायरी भी हुई है और वो ये फैसले खैर से उस गवर्नमेंट में लिए गए थे और मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसका वजन नहीं उठा रही और ना ही वो इस तरह की कोई बात कह रही है कि वो उसको जस्टिफाई कर रही है। ये हम तो खुद इसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। अनवार काकर साहब तो शहबाज शरीफ पर डाल रहे हैं मामला कि शहबाज शरीफ ने जो है वो गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया था वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन ये डिबेट कहीं और चली जाएगी। हम फोकस करना चाह रहे हैं बजट के हवाले से आइंदा साल की परफॉर्मेंस। राना एहसान अफजल साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। राना साहब शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पर। जो आज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आप लोगों ने प्रेजेंट की है, फतियाना साहब भी कह रहे हैं कि वो उससे खुश नहीं है। आपके एलाइज पीपल्स पार्टी कह रही है हमें कल के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें आपने मुशावरत में शामिल नहीं किया। लेकिन पिछले एक साल की जिसमें आपका कोई कुछ टेन्योर, कुछ महीनों का टेन्योर शामिल है, पीएमएलएन का, पीडीएम 1.0, देन शहबाज शरीफ 2.0, तो उसको सामने रखते हुए अगले एक साल की इकोनॉमिक प्रोजेक्शन कोई बहुत पॉजिटिव, कोई बहुत प्रॉमिसिंग तो नजर नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा और उसकी वजह ये है कि देखें जो नंबर्स हैं वो सच बोलते हैं। और नंबर्स क्या हैं कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था जो अच्छा खासा था वो 0.2 बिलियन डॉलर्स पे आ गया और इंशाल्लाह जब मई के फिगर्स आएंगे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसकी वजह से आपने देखा कि आपकी करेंसी जो है वो स्टेबलाइज हो गई है। जो डिवैल्यूएशन की एक जो तसलसल था वो ख़त्म हो गया है। फिर आपने महंगाई के फिगर देखे जो 38% पे थे वो आज 11.7% के ऊपर आ गए। सूद की शरह जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गई है। बाकी अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो स्टैंड बाय एग्रीमेंट आपने आईएमएफ का किया जिससे स्टेबलाइजेशन हुई, आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज कर ली। ये मैं कह सकता हूँ कि जो माशी गंद हमें मिला था जब हमने नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत ली थी तो आज वो बिल्कुल वो ख़त्म हो गया है और हम स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। ये वो अचीवमेंट्स हैं। उसके अलावा देखें 2.6 का ग्रोथ का फिगर आया। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने 6% की ग्रोथ की। आपके सर्विसेज जो इंडस्ट्री है वो एक लो ग्रोथ से वो वापस उसकी ग्रोथ बहाल स्टेबलाइजेशन की तरफ वो जा रहा है। इसी तरह सर्विस सेक्टर आपका स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा इनकरेजिंग है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है और बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, यू आर लुकिंग एट द ग्लास हाफ फुल काइंड ऑफ अ पिक्चर, ऑप्टिमिस्ट आप इसमें पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ मजीद सवाल भी करते हैं। रियाज फताना साहब भी मौजूद हैं, नासिर हुसैन शाह साहब भी मौजूद हैं, राना एहसान अफजल साहब भी हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज फतियाना साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और राना एहसान अफजल साहब। फतियाना साहब, कल के बजट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन की सबसे बड़ी दबंग पार्टी है, प्लान क्या आप लोगों का? आराम से तकरीर करने देंगे? वुड दैट बी अ केक वॉक फॉर औरंगजेब साहब जिनका पहला बजट है प्रेजेंट कर रहे हैं? शहबाज शरीफ का भी 2.0 हुकूमत पहला बजट है, आराम से प्रेजेंट करने देंगे या शोर शराबा कमोशन होगा वहाँ पर? हमने कभी बिला वजह शोर शराबा नहीं किया।
अच्छा, देखें अमूमन बड़े तहम्मुल से हम बात सुनते हैं, हाँ। लेकिन उस वक्त जब आपको हक नहीं मिलता, आपसे बात करने का हक भी छीन लिया जाता है, फिर उसका रद्द-ए-अमल आता है, ज़्यादती जब होती है। नहीं कल की आपका लोग प्लानिंग क्या है, कल क्या हमारी करेंगे? प्लानिंग आराम तो से हम होने तो देंगे सेशन या एहतजाज करेंगे? कल हमारा तवील पार्लिमानी मीटिंग होगी, कल 11 बजे शुरू होगी और फ्री शाम बजट 4 बजे सेशन। तक वो हमारी 5 आवर्स की कल हमारी ठीक, मीटिंग है, उससे में हर एक को मौका मिलेगा उसमें खुलकर बात स्ट्रेटजी आप लोग करने का, डिवाइस स्ट्रेटजी करेंगे कि बनाएंगे, सेशन में क्या करना है। फिर डिसाइड करेंगे। हाँ। लेकिन अब दूसरी बात ही है कि लेकिन क्या आराम से करने देंगे फाइनेंस मिनिस्टर को स्पीच? देखिए मेरी अर्ज़ सुने, मैं ये चेक करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट और अपोजिशन जमहूरियत की पहिए के दो गाड़ी हैं, गवर्नमेंट की गाड़ी के दो जमहूरियत की गाड़ी के रियासत दो पहिए हैं। डेमोक्रेसी ठीक, रियासत की गाड़ी के दो डेमोक्रेसी, पहिए हैं, ठीक। चलो डेमोक्रेसी के दो पहिए हैं, ठीक। गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी। ठीक, एक पहिए को तो आपने ब्रेक लगाई हुई है, अभी कोई एक्टिविटी करते हैं, छापे, गिरफ्तारियां, इंतकामी सर एक कार्रवाइयां। पहिए की हवाई निकल गई है ना, नहीं, हवा तो नहीं निकली ना, हवा तो टायर उसमें बस्ट मौजूद हो गया है सर, लेकिन उसका रिजल्ट अब पंक्चर देखें। हो गया है। आप फार्म 47 को एक तरफ करें, 45 पे फैसला करें, तो हुकूमत हमारी होनी चाहिए थी वफाक में, सूबों में, ये तो हकीकत है ना। ठीक, और उससे बचने के लिए अब इन्होंने इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम कर दी कि अब रिटायर्ड जजों को भी उठा के बिठाना शुरू कर दें। तीसरा ये, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हो गया ना, जी। से ऑर्डर मिल गया आपके हक में। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अभी एक नया लेटर जारी हुआ है कि जो लोग मुल्क से भाग गए हैं असाइलम के लिए, असाइलम के लिए, उनके पासपोर्ट इशू न किए जाएं, तो क्या अपने पाकिस्तानियों को आप शहरियत भी छीन रहे हैं? ये किस कानून और आइन के तहत ऐसा किया नहीं जा रहा है? शहरियत तो नहीं छीन रहे, शहरियत तब छीनी जाती जब जब उनको- आपका आईडी कार्ड जब उनको नल एंड वॉइड हो जब जाता उनको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाएगा, तो वो उनका एक राइट है जो ख़त्म हो इसका जाएगा। मतलब है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सफर नहीं कर सकेंगे वो आइन कहीं। का आर्टिकल 15 कहता है अपना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तो वो तो ख़त्म हो गया ना। और उसके बाद इसी तरह अभी तक सारे अरकान असम्बली के और MNAs MPs के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर पड़े हुए हैं, हम लोग ट्रैवल नहीं कर तो सकते ये मुल्क से इशू बाहर। कल आप लोग कौमी असेंबली में रेस तो करेंगे? ये हो सकता है हो जाए कल। अच्छा, तीसरा ये कि इसी बुनियाद पे हंगामा भी हो सकता है कल? ज़्यादा हालात पंजाब में ख़राब हैं, इतने सिंध में भी नहीं हैं। मैं अच्छा। नासिर शाह साहब मेरे प्यारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े मेच्योर सियासतदान हैं, ठीक, लेकिन पंजाब में क्या हालत है? डिप्टी कमिश्नर और DPO फ़ोन नहीं सुनते MNAs MPs का, ना रिटर्न कॉल करते हैं, ना उनके, और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं ठीक। वो उनके दफ्तरों में जाकर मेज़ पर मुक्के मार मार के उनको धमकियां दे रहे होते हैं। डिप्टी कमिश्नर और DPO को आगे से भीगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं। ब्यूरोक्रेसी का रवैया देख लें, पंजाब में खासतौर पर छापे, अच्छा गिरफ्तारियां देख लें। क्विकली क्योंकि आगे भी बढ़ना है, जरा कल का इजलास आप लोग आराम से फाइनेंस मिनिस्टर को स्पीच करने देंगे, हंगामा करेंगे, नहीं, अगर एहतजाज वो करेंगे? कोई हमें तंग नहीं करते तो हमें क्या एतराज़ है? वो वो तंग नहीं करेंगे तो आप भी तंग नहीं करेंगे, ठीक। Obviously। राणा एहसान साहब, ये आपने फतियाना साहब की बात सुन ली, तो कल अगर ऑपोजिशन कोई रकस क्रिएट करती है, गिवन दैट कि ऑपोजिशन का जो एक रहा है रवैया एहतजाज करने का, कोई कमोशन क्रिएट करती है, तो दैट वुड नॉट बी एन ईजी थिंग, दैट वुड नॉट बी अ केक वॉक आपके पहले फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, पहला बजट प्रेजेंट करना, फिर क्या करेंगे आप? देखिए PTI वही करेगी जो PTI सारी उम्र से करती आई है, और वो यही है कि वो माशी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं आना देना चाहती, और ना वो जो है सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में लाना चाहती है। तो हमें उनसे वही उम्मीद है जो उनकी तारीख़ है और जो उनका जो हाल है, तो वो वही करेंगे जो उन्होंने करना है। बहरहाल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बड़े प्रोफेशनल हैं, और अब तो वो सियासी भी हो गए, तो वो इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से जो है वो इन चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। मेरे ख्याल से बड़े काम कलेक्टेड ही जो है वो बजट अनाउंस किया जाएगा। अच्छा। और बिल्कुल PTI ने जो काम करना है वो पूरी कल कौम देखेगी कि उन्होंने हमेशा कोशिश यही की है कि सैबोटाज करें, IMF को ख़त लिखने की बात हो, मुल्क को डिफ़ॉल्ट का प्रोपेगेंडा हो, हर जगह वो आगे आगे इस तरह के मामलात में पाए गए। ठीक है, नासिर हुसैन शाह साहब, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है कल के बजट सेशन के हवाले से? अपोजिशन का एहतजाज अगर होता है तो क्या आप बतौर हुकूमत इत्तेहादी तैयार हैं इसके लिए, और आपकी क्या रिक्वेस्ट होगी अपोजिशन से कि कल एहतजाज ना करें, कमोशन रकस ना करें, आराम से स्पीच करने दें फाइनेंस मिनिस्टर को? जी बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे, लेकिन देखें ये बदकिस्मती से ये एक हो गया है, एक तरीक़ेकार हो गया है कि कोई भी हो ऑपोजिशन में वो इस तरह की बात करनी पड़ती है। लेकिन अब कई दफ़ा तो बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ी और इस तरह का हुल्लड़बाजी होती है जो ज़ेब नहीं देती। जो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं उनके पास एक मैंडेट है, पूरी दुनिया देख रही होती है। देखिए रियाज फताना साहब जैसे सीजन पार्लियामेंटेरियन जो हैं, जो सीनियर हैं, अगर इनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो फिर तो आप कोई अच्छे की उम्मीद
रख सकती हैं। लेकिन जो नामजदगियां पीटीआई की हुई हैं, केपी के सीएम देख लें, किसी पार्लिमानी लीडर को देख लें, दीगर और सारे लोगों को देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। ठीक, तो अगर पीटीआई की सियासी सोच भागदौड़ सीनियर लोगों में हो, जो सेंस रखते हैं, तो फिर तो कुछ अच्छे की उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन कल तो आप कोई अच्छी चीज नहीं देखेंगी, कल अच्छी चीज नहीं देखेंगे। इस सेगमेंट को, इस डिस्कशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, राना एहसान अफजल साहब और रियाज फतियाना साहब, आपका फिलहाल इस डिस्कशन में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में एक छोटे लेकिन इंतहाई अहम मामले की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। अखबारात में एक खबर आई है कि पंजाब पुलिस को मोबाइल फ़ोन डेटा की फराहमी बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से तफ्तीश का अमल शदीद मुतासर हुआ है। अब ये पंजाब पुलिस को डेटा की फराहमी, सर्वेलेंस डेटा की फराहमी इसलिए बंद हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ऑडियो लीक्स का केस सुन रहे थे और वहाँ पर उन्होंने जो तफ्तीश की, जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा, टेलीकॉम कंपनी से उन्होंने पूछा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर्वेलेंस के हवाले से हुकूमत से हमें तफसीली जवाब हासिल करने दें, वक्त दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत ने वक्त नहीं दिया और तमाम टेलीकॉम कंपनीज को मना कर दिया कि आपने सर्वेलेंस के हवाले से कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करना। सर्वेलेंस का डेटा गलत, गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का, दुनिया भर का कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, ना सिर्फ कानून बल्कि कोई अखलाकी कानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है। सर्वेलेंस डेटा प्रोवाइड किया जाता है पुलिस को, सिक्योरिटी एजेंसीज को, सिलेक्टिव सर्वेलेंस डेटा, ताकि जो अमन और सलामती के और कानून की अमलदारी के हवाले से मामलात हैं, जैसे अब पंजाब में सिर्फ रावलपिंडी में 5000 जराइम के केसेस की तफ्तीश इसलिए रुक गई है कि सर्वेलेंस का डेटा नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज ने 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजिज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत ने यह हुक्म जारी किया और उसके बाद 7 जून से टेलीकॉम कंपनीज ने डेटा देना बंद कर दिया। जब डेटा देना बंद कर दिया तो आप ट्रैक नहीं कर सकते कि मुलजिम कहाँ पे है, मुजरिम कहाँ पर है, उसको पकड़ना कहाँ है, किस किस से उसने राब्ते किए, पूरा एक नेक्सस होता है। ये हम छोटे जराइम की बात नहीं कर रहे, छोटे से लेके बड़े जराइम, यहाँ तक कि दहशतगर्दी के जराइम भी इनके अंदर आते हैं। और बावजूद इसके कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत को वजाहत देने की कोशिश की कि वो तमाम कवानीन, वो तमाम शिक़ें आपके सामने ला के रख दी जाएंगी जिसके तहत सर्वेलेंस के डेटा तक एक्सेस दी जाती है, लेकिन ब्लैंकेट बैन अगर लगा दिया जाएगा तो ये बहुत हसास, बहुत संजीदा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कम्प्लेक्स मैटर है जो कि इंट्रिकेटली पाकिस्तान की कौमी सलामती को, पाकिस्तान के अंदरूनी, पाकिस्तान की बैरूनी सलामती को इम्पैक्ट करता है, उसको इफ़ेक्ट करता है। तो इस फैसले पे नज़रसानी लाजमन होनी चाहिए। सर्वेलेंस के डेटा का गलत, गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, चाहे वो कानून के पैरामीटर्स में हो, चाहे अखलाकी कवानीन के पैरामीटर्स में हो। लेकिन जहाँ पर बात पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सलामती की आए तो वहाँ पर यकीनी तौर पर इस केस के हवाले से, इस फैसले के हवाले से नज़रसानी बनती है और टेलीकॉम कंपनीज़ को ये इजाज़त होनी चाहिए कि जो मुनासिब सर्वेलेंस है, जो कानूनी सर्वेलेंस है, उसका डेटा पुलिस को या दीगर एजेंसी जो तहकीकाती हैं उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।